हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमने अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी से आज हमने एक नया चैप्टर लिया है जिसका नाम है कितने चौराहे। कितने चौराहे यह एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं जो इसके लेखक हैं। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि इस कितने चौराहे उपन्यास में इसका उपन्यास का नाम कितने चौराहे क्यों पड़ा है, इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो आज हम इन सब विषयों पे विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को हमें ये बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। आप हमें कमेंट में ज़रूर जाकर बताइएगा। तो चलिए, अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे आते हैं, अपने शीर्षक पे आते हैं। तो सबसे पहले यह कितने चौराहे जो उपन्यास है यह 1966 में प्रकाशित किया गया है और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास है और इसमें आज़ादी के लिए किए गए भी कई ऐसे तस्वीरें हैं जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी वो जो बालकों के उन्नति के लिए इसमें तत्पर करते हैं। इसमें छोटे छोटे बालकों को राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए अग्रसर करते हैं। उनमें त्याग, बलिदान की भी भावना उत्पन्न होती है। इस उपन्यास के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अंकित किया है अपने उपन्यास में। फिर वो ये जो कि उसमें एक मुख्य पात्र है मनमोहन, किशोर मनमोहन। उसका घर है सिमरनी गांव में का वह रहने वाला है। किशोर मनमोहन सिमरवनी गांव का रहने वाला है। उसके पिता संपन्न है, मतलब उसके पिता की कोई चीज़ की कमी नहीं है, एक संपन्न है। अपनी प्राइमरी की परीक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिलती है। जो मनमोहन है उसे जब वो प्राइमरी की परीक्षा पास करता है तो उसे छात्रवृत्ति मिलती है। अतः उसके पिता उसका नामांकन अररिया कोर्ट हाई स्कूल में कराते हैं। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, फिर उनके बच्चे का भविष्य स्वर्णिम हो, ऐसा हर पिता चाहते हैं। फिर वह मनमोहन के पिता भी ऐसा ही चाह रहे हैं। फिर वो अपने लड़के का मनमोहन का नाम लिखवा देते हैं हाई स्कूल में, अररिया कोर्ट हाई स्कूल में उनका नाम लिखवा देते हैं। मनमोहन शहरी छात्रों की तरह तेजस्वी भी है और वह बनाना चाह रहे हैं। मनमोहन के पिता उसे तेजस्वी बनाना चाह रहे हैं, वर्चस्वी बनाना चाह रहे हैं, ऐसी उनकी कामना है। उसको पिता की चेतावनी थी, तू तो अब स्कॉलरशिप होल्डर है, तुम्हें किस बात का डर है। कोई पूछे तो अंग्रेजी में ही जवाब देना। उन्हें इस बात का था कि उन्हें इस बात का ज़्यादा दुख था कि उनका बेटा गांव में रहा है और फिर वह उन्हें जब मिला है स्कॉलरशिप मिला है, वो स्कॉलरशिप जब होल्डर हो गया है तो उसे अंग्रेजी में ही सबसे बात करनी चाहिए। उनकी ऐसी भावना रही है और वह अपने बेटे को ऐसा समझा भी रहे हैं। फिर इस ग्रामीण लड़के को देखते ही सभी छात्र एवं वर्ग शिक्षक उस पर व्यंग करने लगते हैं। फिर वह स्कूल पहुंच जाता है। वह एक देहाती बुच्च सा रहता है और शहर के स्कूल में जा पहुंचता है। फिर कई छात्र और शिक्षक उस पर व्यंग कसने लगते हैं। फिर इस बात का उसे पहले दिन ही अनुभव होने लगता है। उसे उसके साथ अजीब सा उसे व्यवहार मिलता है। फिर वह व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता है, उस पर अनेक प्रकार के व्यंग किया जा रहा है। फिर उसे मनमोहन मुरली वाला उसके शिक्षक और वर्ग के सभी छात्र उन्हें मुरली वाला कहने लगे हैं, मनोहर मुरली वाला। मनमोहन की रहने की व्यवस्था मोहरिल मामा के घर हो गई है। अररिया कोर्ट में मोहरिल का काम करने वाला व्यक्ति मनमोहन का सगा मामा नहीं था। वह अररिया कोर्ट में काम करता था, उसका सगा मामा नहीं था। उसके घर पहले काम किया करता था। उसके घर नौकरों की कमी नहीं थी, उसमें भी एक वह था। उसके यहाँ एक नौकरों की फौज रहा करती थी। दूसरे दिन मोहरीर के लड़के मटरू के साथ वह शौच के लिए नदी के किनारे जब जाता है मनमोहन, तो उसे एक परिचय होता है विद्यालय के छात्र रविंद्र से, जिसका नाम शहर के लोग रवि उसे बुलाते हैं। रविंद्र से उसे दोस्ती होती है, उसे भेंट होती है, उससे बातें होती है। उससे अपने शिक्षकों के संबंध में परिचय प्राप्त होता है कि उसके शिक्षक कौन कौन से हैं स्कूल में।
इस तरह से वह बात करता है। फिर हेड मास्टर, फिर अनेक प्रकार के हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी तथा इतिहास इत्यादि इत्यादि पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में उसे जानकारी मिलती है। फिर सबके बारे में वह जानकारी एकत्रित करता है। फिर एक मुस्लिम टीचर हैं हफीज साहब का विषय आता है, वह हिस्ट्री पढ़ाते हैं। किताब देखकर अक्षर रटवाकर जब वह अक्षर बाई अक्षर जब कोई पढ़ता है तब उसे वह पूरा का पूरा नंबर देते हैं। फिर इसी प्रकार सारे शिक्षकों के बारे में उसे जानकारी प्राप्त हो जाती है। कालू ने मनमोहन को चेतावनी दी कि क्लास के 2-3 लड़कों से सावधान रहना। वह जो उसके साथ रॉबी के साथ एक लड़का था कालू, फिर वह उसे चेतावनी देता है कि 2-4 लड़के हैं स्कूल में, क्लास में ऐसे, जिसे तुम बच के रहना, सावधानी पूर्वक रहना। मनमोहन मोहरीर मामा को मामा कहता है क्योंकि वो उसके घर पहले से ही आया जाया करता है, उसका पुराना संबंध है मनमोहन के घर से। मोहरी सदैव ही मनमोहन के घर में सावधान ही रहता है क्योंकि मनमोहन के पिता को जीजा जी और मनमोहन की माता को वह बहन समझता है, बहन बोला करता है। पहले दिन तो मोहरीर की पत्नी ने मनमोहन को काफ़ी झिड़की दी और भला बुरा भी कहा, लेकिन जब उसे पूरी बात की जानकारी हो गई, जब वह सभी बात की सच्चाई जान गया है, तब वह उसे समझने लगी है, उससे अच्छा व्यवहार करने लगी है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। मनमोहन को वह अच्छे व्यवहार से पालने लगती है, रखने लगती है। मनमोहन के काका कभी कभी उसके लिए ऊख, भेली, गुड़ इत्यादि लेकर गांव से शहर के आते थे, जिसे देखकर मोहरीर मामा के बच्चे इत्यादि लोग बहुत प्रसन्न हो जाते थे और उसे वह सदावरत की तरह खूब बाँट चोट कर खाया करते थे। फिर मोहरीर मामा की पत्नी छोटकी पहुना कहा करती थी मनमोहन के पिता को, छोटकू पहुना ऐसे उसे संबोधित किया करती थी। सरबतिया एक इसकी बेटी थी, मोहरीर मामा की एक लड़की है सरबतिया, जो मनमोहन तो पहले उसे विवाहित समझा करता है, परंतु वह विवाहित नहीं थी। वह एक शहीद की पत्नी थी, उसके पति कारगिल युद्ध में मारे गए थे। फिर साइमन कमीशन गोबैक मिशन में भाग लेने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने मायके में ही अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी, मोहरीर मामा के घर में रहा करती थी। फिर पूरे परिवार में सरबतिया का व्यवहार उसे अच्छा लगता है। मोहरीर के परिवार में कभी कभी शराब भी चलती है, जिसमें उसका बेटा पत्नी इत्यादि सभी लोग भाग लेते हैं, जिससे घर में कोहराम सा मच जाता है। सरबतिया मनमोहन को अपनी माँ की तरह समझता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार स्नेह देने लगती है। सरबतिया अपने बेटे जैसा उसे मानने लगती है और मनमोहन उसे माँ की तरह समझने लगता है। फिर मामा के घर का वातावरण ऐसा है कि मनमोहन का वहाँ मन नहीं लगता है। उसका स्कूल में यदि मन लगता है तो एक उसका प्रियोदा नाम का एक दोस्त है, उसकी वजह से लगता है, और उसका अगर घर में मन लगता है तो उसकी एक सरबतिया बहन है, उसकी वजह से मन लगता है, जो मोहरीर मामा की बेटी रहती है, उसकी वजह से उसका मन लगता है। फिर वह दोनों के स्नेह में बंधा हुआ रहता है। स्कूली वातावरण में क्रमशः मनमोहन का मन रमने लगता है। फिर वह उसी बीच में उसे एक प्रियोदा नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। वह सेकेंड मास्टर साहब का छोटा लड़का रहता है, वह शिक्षक का एक लड़का रहता है, पढ़ने में बहुत तेज है, भीषण साहसी है, बहुत साहसी लड़का है। वह एक आदर्शवादी और प्रतिभावान युवक है, उसमें कूट कर आदर्श और प्रतिभा दोनों भरा हुआ है। सभी शिक्षक उसे प्यार करते हैं और सभी लड़के, सभी जो छात्र हैं, सभी उसे एक अच्छे से रहा करते हैं, उसे एक स्नेह दिया करते हैं। फिर रविवार को बगल में झोली लटकाए सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलता है वह लड़का प्रियोदा। कभी कभी अकेला और कभी दोस्तों के साथ भी वह मुठिया लेने जाता है।
उसके संयोजन में किशोर क्लब चलता है। मनमोहन उस क्लब का एक सदस्य बन जाता है, मेंबर बन जाता है। मनमोहन खादी का कपड़ा बनवा लेता है। क्लब के कायदे कानून बहुत बड़े हैं। फिर वहाँ उसे शुद्धता और आचरण पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। वह एक सभ्य नागरिक सा दिखने में लगने लगता है। क्लब में न तो कोई कार्यालय है और न ही रजिस्टर है। सब कार्य मुँह से ही होता है, मुँह जुबानी सब कार्य होने लगता है, सब कार्य मौखिक है। फिर वर्ष में एक बार सन्यासी आश्रम के क्लब में सदस्यों की बैठक होती है। उसमें कस्बे के उपस्थित लोगों के समक्ष वर्ष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। एक दिन ऐसा वक्त आता है जिसमें उसका सबका लेखा जोखा होता है, सबका उसमें प्रस्तुत होता है। खेल कूद तथा व्यायाम का प्रदर्शन भी किया जाता है। जब गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो पूरे देश में आक्रोश की क्षुब्धता की लहर फैल जाती है। प्रियोदा निर्णय लेते हैं इस कार्य में अधिकारियों के लड़के एवं स्कॉलरशिप पाने वाले सभी छात्र सम्मिलित नहीं होते हैं। मनमोहन को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है इस बार, फिर भी वह इस कक्षा का बहिष्कार करता है। उसके क्लब में सभी सदस्य उसका साथ देते हैं। हड़ताली छात्रों की सज़ा होती है, जो छात्र हड़ताल कर रहे होते हैं उनकी सज़ा होती है। इस दिन के बाद सभी छात्र मनमोहन को वीर बालक की संज्ञा से संबोधित करते हैं। उसे वीर बालक कहा करते थे। जहाँ उसे जब वह गांव से आया था तो उसे कैसे कैसे उसके साथ व्यंग किया जाता था, परंतु अब उसे एक वीर बालक की संज्ञा दी जाती है। रात्रि में मनमोहन के घाव पे पट्टी बदलते हुए सरबतिया रो रही होती है और उसे अपनी पति की भी याद आती रहती है। फिर मनमोहन को उसके चाचा पुत्रवत मानते हैं। विरधु चाचा एक उसके चाचा है विरधु, जो उसे पुत्रवत मानते हैं, पुत्र की भांति मानते हैं। प्रारंभ के दिनों में वे मनमोहन के इस क्रियाकलाप के से चिढ़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी भेंट स्वामी जी से होती है, फिर स्वामी जी उन्हें हर बात समझाते हैं, तो उनके मन में देश के प्रति भावना जागृत हो उठती है। देश सेवा की भावना जागृत हो उठती है। देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर काका शराब की दुकान पर पिकेटिंग करने चले जाते हैं, पिकेटिंग करते हैं और जेल चले जाते हैं। फिर गांधी जी का आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। यहाँ की सारी जनता आंदोलन की चर्चा में डूब गई है। यहाँ आंदोलन ही आंदोलन ऐसा महसूस हो रहा है। सारी जनता आंदोलन में डूब गई है। अररिया स्कूल का हिस्ट्री टीचर हाफिज पागल होकर गांधी जी के और चरखे की ओर गीत गाता रहता है। चरखे की तरह वह अपना मन से कुछ वो आगृत करके कुछ आकृष्ट गीत गाता है। फिर उसे पागल भी घोषित कर दिया जाता है। मनमोहन सन्यासी आश्रम के स्वामी जी द्वारा संचालित स्टूडेंट्स होम में चला जाता है। जो स्टूडेंट्स होम है, स्टूडेंट्स के लिए घर बनाए गए हैं, वहाँ चला जाता है। वहाँ की ज़िंदगी उसे पसंद पड़ती है। पूरन भी आश्रम में ही रहता है। वह नटखट है, धनी बाप का बेटा है। पूरन नाम का एक लड़का है, धनी बाप का बेटा है। मनमोहन का मन कभी कभी उचाट सा बन जाता है। उसे घर की याद सताने लगती है। उसके काका जेल से छूट जाते हैं। प्रियोदा की परीक्षा होने वाली होती है, अतः मनमोहन को क्लब का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब वह सदस्य थे उसके बाद उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है। भिक्षाटन के लिए उसे घूमना पड़ता है। इसी क्रम में मनमोहन की भेंट डॉक्टर शशि भूषण की लड़की नीलिमा से होती है, जिसे वह उसे प्रेम हो जाता है। उसकी प्रेम प्रसंग के लिए उसे लेखक उजागर कर रहे हैं, उसकी प्रेम को उजागर कर रहे हैं। फिर 1534 ईस्वी के भयंकर भूकंप की खबरें चारों ओर फैल जाती है। जो 1534 में भूकंप आया उसके बारे में चारों ओर फैल जाती है उसकी खबर। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इत्यादि शहरों में अनेकों लाशें, हजारों लाशें पड़ी हुई हैं। सेवा समिति तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साथ किशोर क्लब के लोग सेवा में संलग्न हो जाते हैं, उन सेवा करने लगते हैं। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद मंत्री अररिया आते हैं। एक मंत्री जो हैं वो अररिया आते हैं। फिर शहीद विद्यालय का शिलान्यास सरबतिया के द्वारा किया जाता है, जो शहीद सुंदर सहाय की विधवा रहती है।
फिर वह उसकी शहीद विद्यालय की वह शिलान्यास करती है, उसका उद्घाटन करती है। फिर उसका सारा कारोबार सौरबतिया के हाथों में ही हो जाता है। इस उपन्यास में हिंदू, मुस्लिम इत्यादि धर्मों पे भी इसमें विशेष तौर पे चर्चा की गई है। सहायता कार्य में संलग्न सूर्य नारायण और हाफिज साहब का खून हो जाता है। ये दोनों जो शिक्षक रहते हैं उन दोनों का खून हो जाता है, जो सहायता के लिए आगे बढ़े हुए हैं। अररिया ट्रेजरी पर झंडा फहराने के क्रम में जुलूस निकलता है, गोलियां चलती है, बम फटती है। प्रियोदा, असरफी, कृत्यानंद, भोला, तपू गोलियों के शिकार हो जाते हैं। यह सब जो लड़के हैं वह गोलियों के शिकार हो जाते हैं। मनमोहन इन सब का अंतिम संस्कार करता है और जेल जाता है। जेल से छूटने के बाद वह घर नहीं जाता। स्वामी सच्चिदानंद के नाम से देहरादून में स्टूडेंट्स होम का संचालन करता है। फिर भारत पाकिस्तान युद्ध में मनमोहन का अनुज फ्लाइट में वीरगति की प्राप्त हो जाती है, वीरगति प्राप्त करता है वह। फिर जगमोहन का चित्र अखबारों में आ जाता है। फिर मनमोहन का चित्र अखबारों में आ जाता है और भाई के शोक में विहल माता की याद कर वह घर को लौटने का निश्चय करता है। अब उन्हें माँ के पास दौड़ जाना होता है। अंत में उसकी वीरगति की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस उपन्यास में फिर माँ करके वह वहाँ पे दौरा है वो चला आता है। फिर उपन्यास की यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर ऐसे तो इस उपन्यास की कथा वस्तु में मटरू, सरबतिया, काका, पुष्पी इत्यादि हैं जो ममता, कोमलता और पारिवारिक स्नेह पर प्रकाश डालते हैं। इनमें पारिवारिक दृष्टि से अनेक प्रकार की करुणा है, लेकिन मुख्यतः स्वतंत्रता संग्राम के किशोरों की क्रियाकलाप इसमें की गई है। इसमें कितने चौराहे इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो चलिए आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। ये कितने चौराहे शीर्षक उपन्यास का सारांश जो था वो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।